Hello everyone, welcome back to the channel again and we are again here with the result booster series for class 10 students। और आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर लाइट। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर चैप्टर लाइट एंड वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेनली कॉन्सेंट्रेट किया था मिरर्स के ऊपर और आज हम बात करेंगे मेनली लेंसेज के ऊपर। तो आप देखिए इसके अंदर लेट अस प्रोसीड फर्दर विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड the object be placed in to obtain its real inverted and same sized image by a convex lens। तो आप देखिए इसके अंदर where should be object placed to obtain its real inverted and same sized image by a convex lens। यहां एक जो की फैक्टर है वो ये है, देखो रियल इन्वर्टेड इमेज तो बनती है बट एक क्लू हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है सेम साइज्ड इमेज। हमें जो इमेज चाहिए वो सेम साइज की चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स याद हैं कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखने पर कहां पे इमेज बनती है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं यानी कि 2f डिस्टेंस पे रखते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो हमारे पास इमेज दूसरी साइड पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज। तो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इज फॉर्म, अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ऑफ द सेम साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस at the center of curvature। again the distance between image and optical center will be again 2f। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के पास कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे कि रियल इन्वर्टेड इमेज बने और सेम साइज की इमेज बने। तो सेम साइज की इमेज तभी बनेगी जब आप उसको 2f डिस्टेंस पर रखेंगे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फोकल लेंथ कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम पावर। आप देखो आप लोगों को फोकल लेंथ दी हुई है और आपसे पूछा है कि पावर मैक्सिमम किस केस में होगी। तो आप सब लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पावर ऑफ लेंस का, विच इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ एंड दिस फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। चलिए वो एक अलग बात है, यूनिट का खेल की फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। अब आप देखो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। आपसे पूछा मैक्सिमम पावर, तो आप ये देखो जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ सबसे कम होगी उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे कम फोकल लेंथ मेरे पास डी पार्ट आंसर है। तो आप देखिए कि जब हमारे पास फोकल लेंथ सबसे कम है तो पावर सबसे ज्यादा होगी, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटेटिवली आपको आंसर देना है कि मैक्सिमम पावर कब होती है। मैक्सिमम पावर तब होती है जब फोकल लेंथ मिनिमम होती है। तो जब फोकल लेंथ सबसे कम होगी तो पावर सबसे ज्यादा होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5.0 डायोप्टर। तो आप देखिए इसके अंदर हमारे पास आपको पावर ऑफ लेंस पता है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/p। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/5.0। तो 1/5 क्या हो जाएगा 0.20, लेकिन ये आंसर जो है वो मेरे पास आएगा मीटर में और मुझे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो आई शुड मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड माय आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर। सिंस पावर इज पॉजिटिव देयरफॉर फोकल लेंथ विल आल्सो बी पॉजिटिव, और आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो माय आंसर शुड बी +20 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस पता थी, आपको फोकल लेंथ निकालनी थी, P इज इक्वल टू 1/f। तो अपने आप में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखें, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड डायमंड आर। आपको देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.33, डन। ग्लास का पता है 1.5 और डायमंड का पता है 2.42। देन विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसेस्ट। तो आप देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आप देखिए जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है मीडियम। तो आप देखिए 3 मीडियम पता है, वाटर, ग्लास और डायमंड। तो आप ये देखिए किसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, डायमंड की। तो आप देखिए इसके अंदर कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डेंसेस्ट मीडियम कौन सा होगा, दैट विल बी डायमंड। तो जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आपको आंसर्स आते हैं देन वेरी गुड, और अगर आंसर्स नहीं आते तो उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में फीड करिए। जैसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट देता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां से आप लोग कंक्लूजन बना के आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, इनमें से कौन हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो आप देखिए अलग अलग हमारे पास मिरर्स और लेंसेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मिरर और कौन सा लेंस हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। चलिए आपको कुछ रे डायग्राम्स दिखाते हैं, शायद कुछ याद आएगा। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। आप इस कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। तो आप ढूंढिए इसके अंदर मिरर में हमारे पास कॉन्केव मिरर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर आ गया देखो हमारे पास, तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अब बारी आती है लेंस की, तो आप देखिए ये है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, लेकिन कॉन्केव लेंस जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स अगेन वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो आप देखिए हमारे पास कॉन्केव लेंस, तो मेरे पास आंसर है बी पार्ट, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। तो रे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, और जो टेबल्स आप लोगों ने बनाई है कि ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, ये टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन्स डेफिनेटली इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। What will be the angle of refraction for a light incident normal to the refracting surface? जब लाइट नॉर्मली जाती है, परपेंडिकुलर जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है। तो आप देखिए जब लाइट नॉर्मल जाएगी टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इट विल गो स्ट्रेट, यानी कि इट विल बी अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग होगी, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, इट विल बी 0 डिग्री एंगल, इट विल पास थ्रू द मीडियम। तो आप देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 0 डिग्री। अब देखिए इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डबल्ड व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस। तो आप देखिए ऑप्शंस किस तरीके से हैं हमारे पास, इज हाफ, इज डबल्ड, रिमेन सेम्स एंड बिकम्स 4 टाइम्स। तो आप देखिए हमें सबको मालूम है P इज इक्वल टू 1/f। अब आपने क्या किया, पार हो गई P डैश और फोकल लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ f। तो आप देखिए ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 1/f की जगह आप लिख सकते हैं P। तो जैसे ही फोकल लेंथ को आपने डबल किया पावर ऑफ लेंस विल बी हाफ, तो मेरा ऑप्शन हो गया A। तो पावर ऑफ लेंस हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, फोकल लेंथ डबल करने पर पावर हाफ हो जाएगी। तो आप देखिए इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर, तो फोकल लेंथ को डबल करते ही पावर हाफ हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन हमेशा जो बेसिक फंडामेंटल्स आपने पढ़े उसी के ऊपर पूछा जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्चुअली फोकस द रे ऑफ लाइट। तो आप देखिए इनमें से कौन लाइट रे को फोकस करता है, ठीक है। तो मिरर में भी ये पॉसिबिलिटी है, लेंस में भी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हमारे पास है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो एटलीस्ट मेरा ऑप्शन नहीं है, प्लेन मिरर तो एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए इसके अंदर से कौन कन्वर्जिंग है, तो आप देखिए जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें जितनी लाइट रेज आएंगी ये सब को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो ये हमारे पास रे ऑफ लाइट को फोकस कर सकता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर भी ये काम कर सकता था, लेकिन वो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप देखिए इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये सारी की सारी लाइट रेज को फोकस कर देता है एट वन पॉइंट। सो माय आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, एक सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है। अब देखिए दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, स्पेशली क्लास 12th के अंदर। तो
यहां पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, जो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग यूज करते हैं, जो आप एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, सिंपली वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, नथिंग एल्स। उसमें सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और वही मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5D, What is its focal length in मीटर? तो आप ये देखिए, इसके अंदर ऑप्शंस भी हैं हम लोगों के पास, बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो आप देखिए पावर कितनी है हमारे पास, प्लस 2.5D डायोप्टर। अब फोकल लेंथ आपको निकालनी है, इट विल बी 1 अपॉन पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2.5, डेसिमल हटा दीजिए तो व्हाट इट विल बी 0.40 मीटर। तो आंसर देखिए, इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में ही फोकल लेंथ दी हुई है, तो मेरा आंसर है 0.40। माय आंसर इज 0.40। तो पावर मुझे पता है, फोकल लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल। फिगर शोज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे इन 3 मीडिया ABC। तो आप देखिए यहां पर मीडियम A, मीडियम B एंड मीडियम C, 3 मीडियम है। तो ऐसा तो आपने ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करके ग्लास स्लैब का आपने डायग्राम ड्रॉ किया ही है। तो अब आप देखिए इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, and again it is going from optically denser to optically rarer medium, so it will go away from the normal। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, तो आपको तीनों चीजें पता हैं। और A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3। तो वो कहते हैं दिस इज पॉसिबल इफ, ऐसा कब पॉसिबल होगा? तो आप ये देखिए यहां पर N2 is optically denser than N1, B medium is optically denser than the A medium। इसका मतलब N2 N1 से बड़ा होगा। दूसरी बात, N2 N3 से भी बड़ा होगा बिकॉज इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका मतलब N2 N1 और N3 दोनों से बड़ा होना चाहिए। N2 दोनों से बड़ा नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। N2 दोनों से छोटा है, गलत ऑप्शन हो गया। N2 N3 के इक्वल है, नहीं हो सकता। N2 दोनों से बड़ा है और N1 इज इक्वल टू N3, दोनों मीडियम सेम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन है D, क्योंकि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1 एज वेल एज N3, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.47। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो पहले कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है 1.33, ग्लिसरीन का कितना है 1.47। तो आप देखिए क्या आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो आप देखिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होना चाहिए, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होना चाहिए। बट देखते हैं कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट दी हुई है। लेट अस सी ऑप्शंस। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ वाटर एंड ग्लिसरीन आर इक्वल, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं हो सकता क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये भी गलत। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का पानी से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। डेटा इज इनसफिशिएंट टू मेक एनी कंक्लूजन, हम तो कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, तो डेटा इनसफिशिएंट कैसे? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? ये रे डायग्राम आप लोगों की हेल्प के लिए है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? ये देखिए ये छुपा हुआ क्लू है, ये छुपा हुआ क्लू है। जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार हम इस क्लू को पकड़ नहीं पाते। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखें? कॉन्वेक्स लेंस के केस में टू गेट अ रियल इमेज। रियल इमेज तो कई सारे केसेस में आती है, 5 केस पढ़े हैं आपने।
ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्लू है कि ऑब्जेक्ट के जितनी ही इमेज होनी चाहिए सेम साइज की, और सेम साइज की इमेज तब मिलती है जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं। तो कहां रखेंगे? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि 2f डिस्टेंस पे जब आप इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज मिलेगी। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में भी किया था, बट द लैंग्वेज वाज डिफरेंट। तो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज आती है। वहां लिखा था सेम साइज, तो वहां पकड़ना आसान था। यहां पे इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो रीडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन फिर से। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, वाइल द वेलोसिटी इन अ मीडियम इज दिस। किसी मीडियम में वेलोसिटी ये है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? C/V। तो वेलोसिटी एयर में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में कितनी है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे हिसाब से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 2। लेट अस सी के ऑप्शन में है या नहीं है? यस, वी हैव गॉट आवर आंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो जाएगा 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्योरली अ नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर एक नंबर होता है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्योरली अ नंबर, सिर्फ एक नंबर होता है, यूनिट कोई नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना हो गया? 2। चलिए, सो हियर वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो आप देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है इंडेक्स का प्लूरल। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड डायमंड रिलेटिव टू एयर आर। तो आप देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है? पहले वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें दिया है 2.4। आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस देख लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालना चाहते हैं ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर। कैसे निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप देखिए यहां पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 और वाटर का है 1.33। तो आंसर विल बी ऑलमोस्ट 1.8। तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर 1.80। तो इस तरह से आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो मीडियम को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए वाकई बड़ी फ्रूटफुल हैं, सो आज इस वीडियो पे आप सब लोगों को एक कमेंट करना है। Okay, you have to give your views. If these are fruitful, we will make some more possible efforts for you all. So today you have to make a comment if you have really gained something from this video, and you have to share this video with all your friends. That's all for this day. Thank you everyone.